नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर। टेक टॉक्स एक ऐसी जर्नी रही दोस्तों जहां पर हम लोगों ने बहुत सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो कि डिजिटल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती हैं, और साथ ही में हम लोगों ने उसके समाधानों को भी आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारे साथ बहुत से एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड जुड़ते रहे जिन्होंने अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपसे अपनी चीज़ों को शेयर किया, और उम्मीद हमने ये रखी कि आपने उन चीज़ों को समझा होगा और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया होगा ताकि आप डिजिटली बिल्कुल सेफ रहें। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हमने बहुत से सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करी, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने आए हैं वो सब्जेक्ट हम लोगों से दोनों तरह की बात करेगा, एक पर्दे के सामने की और एक पर्दे के पीछे की। तो हम पर्दे के सामने की जब बात करें तो हमारे को जब क्राइम हो जाता है और हम जब एक पैनिक मोड के अंदर आ जाते हैं कि अब तो हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया, एक डिजिटल फ्रॉड हो गया, कहाँ जाएं, किससे बात करें, जब हम इस अफरा तफरी के अंदर होते हैं तो ये पर्दे के सामने की एक चीज होती है जिसको हम आपके सामने आज रखना चाहते हैं। साथ ही में पर्दे के पीछे की बात है कि जिन लोगों के सामने ये क्राइम प्रस्तुत किया जाता है वो इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या समाधान प्रस्तुत करते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक बहुत ही खास एक्सपर्ट जो कि एक एक्स आईपीएस हैं और फाउंडर हैं फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के। आइए स्वागत कर लें प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब से तो हमारी चर्चा चलेगी, लेकिन साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं आज इस सेट के ऊपर डॉक्टर नवीन धाम। डॉक्टर नवीन धाम जेएसपीएल के फाउंडर हैं और सिक्योरिटी के रिलेटेड कंसल्टेशंस के अंदर उनकी बहुत बड़ी महारत उनको हासिल है। उनकी टीम न जाने कितने ही कॉर्पोरेट्स, बैंकिंग सेक्टर्स को लगातार ट्रेन करती आ रही है डिजिटली सेफ रहने के लिए। उनके द्वारा प्रोवाइड करे गए सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत ही कारगर साबित हुए हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे अडॉप्ट कर कर अपने आप को सेफ रखा है। साथ ही में ये सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है आपके क्लाउड एक्सेस द्वारा। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा क्लाउड का प्लेटफॉर्म है जहां उनके बनाने वालों ने एक ऐसी चीज बना दी जिसपे आपका डेटा चढ़ते ही बिल्कुल सेफ हो जाता है, ऐसा उनका मानना भी है। और हमारे एक्सपीरियंस को अगर यदि आप सही माने तो ऐसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। सबसे पहले प्रोफेसर त्रिवेणी से ये बात पूछना चाहूंगा कि एज एन एक्स आईपीएस उन्होंने किस किस तरह के क्राइम्स, साइबर क्राइम्स फेस किए और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। करीब लगातार 10-12 साल से मैं साइबर क्राइम के केसेस देख रहा था जी। अगर आप बात करें तो जो मेजर टारगेट ग्रुप है वो स्टेट भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है और व्यक्ति भी है। और सारे लोग साइबर के शिकार हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे व्यक्ति हो, सारे लोग तरह तरह के साइबर क्राइम के शिकार हैं। अगर हम मेजर कैटेगरी की बात करें तो ज्यादातर चीजें जो है फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जिसमें जो आपको टारगेट करते हैं वो पैसे के लिए आपका अकाउंट टेक ओवर कर लेंगे, आपसे ओटीपी लेकर के आपका डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लेंगे, क्रेडिट कार्ड कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड मेरा अपना अनुभव रहा है कि करीब 70 से 72% केसेस में फाइनेंशियल फ्रॉड पाए जाते हैं। करीब 12-13% वैसे केसेज होते हैं जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। किसी से दोस्ती उन्होंने किया या सोशल मीडिया पे कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम आ गई कि इसमें निवेश करिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, या तरह तरह के प्रलोभन दे करके, शादी का झांसा दे करके, या पर्सनल फोटोग्राफ कॉम्प्रोमाइज करके। और इस तरह के केसेस एक अलग कैटेगरी है जो 12 से 13% होता है। उसके बाद बहुत ही टेक्निकल टाइप के कुछ क्राइम हो रहे हैं जो आज की डेट में है, जैसे रैंसमवेयर अटैक हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों पर रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं और उनसे फिरौती मांगी जा रही है कि ये आपका पूरा डेटा हमने इनक्रिप्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, और जब तक आप फिरौती नहीं देंगे इतने करोड़ रुपए, तब तक ये पूरा डेटा जो है आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। या टेक्निकल क्राइम आज की डेट में जो सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है वो ये कि डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आपके फोटो को मार्फ कर दिया जा रहा है, आपकी सिंथेटिक वीडियो बना ली जा रही है जो देखने में हूबहू ऐसे ही लगेगा कि आपका वीडियो है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो
वो मैनिपुलेटेड वीडियो रहेगा। आपका ऑडियो सुनने में तो लगेगा कि आप ही बोल रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड टूल से बनाया गया वो ऑडियो होगा। तो ये जो सिंथेटिक वीडियो ऑडियो है आज की डेट में एआई यूज करके जो किया जा रहा है, ये क्राइम बहुत बढ़ रहा है। जी जी। इसको आज की डेट में ये भी है कि सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स जो है तरह तरह के अपना रहे हैं। कभी आपको कहेंगे कि ये देखिए आपका कुरियर है और ये कुरियर जा रहा था, इसमें ड्रग्स मिला है, और मैं ईडी से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, बाकायदे बावर्दी और यूनिफॉर्म में रहेंगे, और आपको वीडियो कॉल करके कहेंगे और कहेंगे कि आप खड़े रहिएगा क्योंकि हम सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि वो सबसे पहले आपसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा लेते हैं अपने मोबाइल फोन पे, और जब मोबाइल फोन पे आप कोई एप्लीकेशन उनके कहने पे डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका मोबाइल फोन कंप्रोमाइज हो जाता है, और अब वो आपका वीडियो कैमरे से सब कुछ देखते रहते हैं। जो आपका वेब कैमरा कंप्यूटर में लगा, मोबाइल फोन में लगा रहा था, उससे सब कुछ देखते रहते हैं और आपको डिक्टेट करते रहते हैं। देखिए मैं ये भी देख रहा हूँ, देखिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके घर में यहाँ ये पुलिस चारों तरफ से घिरी हुई है, आप यहाँ से निकलेंगे नहीं तो अरेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से करके हजारों केसेस आज की डेट में, जिसको हम डिजिटल अरेस्ट कह रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट इनसाइड रूम, घर के लोगों को 2-2, 3-3 दिन अंदर रखे हुए हैं और उनसे तरह तरह के पैसे लेकर किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से करोड़ों रुपये, रोज आए दिन ये केसेस हो रहा है। प्रोफेसर साहब, ये केसेस को हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत डिस्कस भी किया, और मेरे दर्शक ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों के बारे में जानते भी हैं। उत्सुकता इस बात की आती है कि जब आपके सामने ऐसे केसेस आते हैं तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बिकॉज जब मेरे दर्शक ये सुनेंगे कि ऐसे केसेस आपके सामने आए और उनका सोल्यूशन भी निकला तो डेफिनेटली उनको भी इससे लड़ने की हिम्मत मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा, मान लीजिए कि आपके साथ एक कोई फ्रॉड का केस आया, तो कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं, क्या तरीके रहते हैं उसको सॉल्व करने के? देखिए पुलिस के पास तमाम टूल्स टेक्नोलॉजी हैं, उनको एक्सेस भी है। अगर मान लीजिए कि व्हाट्सएप कोई कॉल आया तो हम व्हाट्सएप से कोई भी डेटा मांग सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इतने मिनट पे ये कॉल आई थी, आप ये बताइए कि कॉल कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। तो इस तरह से व्हाट्सएप हमको जो डेटा देता है उससे हम ट्रैक करते हैं। और पुलिस के पास तमाम टूल्स टेक्नोलॉजी हैं और तमाम लीगल पावर्स हैं जो किसी को कंपेल कर सकता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, और इस तरह से पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है। पब्लिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सावधानी ये बरतनी है कि उनकी समझ में ये आना चाहिए कि आजकल की दुनिया, ये जो वर्चुअल दुनिया है, इसमें कितने तरह के खतरे हैं और कितने तरीके से उनको धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा सकता है। ये जानकारी होना जरूरी है। और दूसरा ये जानकारी होना जरूरी है कि अगर मैं शिकार हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सीधे इस बात पे आता हूं कि एक बार अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए। देखिए हर स्टेट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बने हुए हैं जो सिर्फ साइबर क्राइम को डील करने के लिए आप वहां जा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, कानून ये भी कहता है कि अगर आप शिकार हैं और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप जिस थाने में, जो जुरिडिक्शन है आपके घर का, जिस थाने का, उस थाने में जाइए, आप इंस्पेक्टर से मिलिए और वहां अपना केस रजिस्टर कराइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमएचए ने, जो गृह मंत्रालय है, उसने एक बहुत अच्छी सुविधा दी है कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपका पैसा गया है, तो आप 1930 में कॉल कीजिए, 1930 पे कॉल कीजिए और कॉल करके अपना पूरा डिटेल्स नोट कराइए। किस अकाउंट में आपने पैसा भेजा, किस नंबर से कॉल आई, आपका डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट क्या है, आपके अकाउंट की क्या नंबर है। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप नोट करा देंगे तो ये इंफॉर्मेशन जहां वो कॉल टेकर फीड करेगा, वो रियल टाइम प्लेटफॉर्म है एक, जिसपे सारे बैंक कनेक्टेड हैं। तो अगर आपका 5 लाख रुपया गया हुआ है और पीएनबी बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में गया हुआ है, तो वो बीच में ही कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अगर आप बहुत जल्दी आप ये इन्फॉर्मेशन 1930 पे नोट करा देते हो, ब्लॉक हो जाएगा। बाद में लीगल प्रक्रिया है जिससे आप वो करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो एक तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो आप 1930 पे अपनी ये सूचना नोट करा दीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है आपको कि cybercrime.gov.in, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से या डेस्कटॉप से आप तुरंत cybercrime.gov.in टाइप करिए
और सारा इंफॉर्मेशन, कैसे आपको फ्रॉड का शिकार बनाया गया, कितना पैसा गया, कब, ये सारा डिटेल आप उसमें नोट कर दीजिए। तीसरा स्टेप ये है कि जब आपने नोट करा दिया cybercrime.gov.in पे आपने कंप्लेंट फाइल की, तो एक आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। वो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लेकर के आप अपने थाने पे चले जाइए, क्योंकि वो सीधे वो आपकी कंप्लेंट थाने पे भेज दी गई होगी, और जाके कहिए कि हमारा एफआईआर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए और आप इसकी आगे की विवेचना करिए, इसकी आगे की जांच करिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है। संक्षेप में आप अपने थाने पे भी करा सकते हैं, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे भी करा सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं, 1930 पे कॉल करके नोट करा सकते हैं, और फिर जाकर के इंस्पेक्टर और सीनियर अधिकारियों से परसू करके एफआईआर में कन्वर्ट करा करके आगे की विवेचना आप करा सकते हैं। एक भ्रांति में सभी लोग जी रहे हैं, प्रोफेसर साहब आपके एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आप उसको दूर कर पाएंगे। और भ्रांति वो ये है कि यदि हमने अपना डेटा अगर डिलीट कर दिया है, मान लीजिए व्हाट्सएप से ही अगर हमने चैट डिलीट कर दी है, तो वो वापस रिट्रीव नहीं हो सकती। क्या ये बात सही है सर? व्हाट्सएप से डेटा अगर डिलीट कर दिया है तो वो वापस रिट्रीव नहीं कर सकते आप उसको, एक बार डिलीट नहीं। अगर आपने व्हाट्सएप से डेटा डिलीट कर दिया है तो कोई दूसरा कहीं किसी और सिस्टम से रिट्रीव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मोबाइल फोन का एक्सेस हमको मिलता है, पुलिस उसको सीज करती है, तो हमारे पास ढेर सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे हम वो डेटा रिकवर कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। सो मैं डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब होना चाहूँगा इस मौके पे। जैसे इन्होंने कहा डेटा रिट्रीव हो सकता है, तो मैं ये समझूं कि यदि कोई सिस्टम में हमारे घुस चुका है, मैन इन द मिडल जैसे हम बोलते हैं, कि ऑलरेडी बैठ के हमारी हर हरकत को नोट कर रहा है और मौके पे वो उस पर स्ट्राइक करने वाला है, तो ये सब चीज़ों को आप कैसे देख पाते हैं? ट्रेसेस वो भी तो डिलीट करते होंगे ना आपने, उनके अंदर आने के ट्रेसेस, उनके किसी एक जगह पे अपने आप को हाउस करने के ट्रेसेस। तो आपकी जब फोरेंसिक्स काम करती है तो वो किस प्रकार काम करती है? देखिए, फोरेंसिक इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो आ रहा है, आने के बाद उसके ट्रेसेस हमने चेक करने हैं, और एक है जिसमें कि हमने उसको आने ही नहीं देना अंदर। दो चीज़ें हैं। तो जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि वो आ गया, उसके ट्रेसेस हमें चेक करने हैं, तो वो हमारी फोरेंसिक टीम है जो कि उसके सारे ट्रेसेस हम निकालते हैं, हम उसको रिट्रीव करते हैं। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि डेटा रिट्रीव किया जाता है, ऐसे ही हमारी टीम जो है वो डेटा रिकवरी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं, वो चेक करते हैं ट्रेसेस को रिट्रीव करके कि कहाँ से वो आया और कैसे उसने अटैक किया। वो पूरा हमारी फोरेंसिक टीम उसमें काम करके उसके सारे ट्रेसेस निकाल के फिर आगे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो अगर आया तो कहाँ से आया, तो वो अटैक किस आईपी एड्रेस से हुआ। फिर उसकी जांच होती है कि उस आईपी एड्रेस से हुआ तो उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी लोकेशन निकाली जाती है कि कहाँ से उसने अटैक किया। तो कई ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर हमने कि उस जिसने भी अटैक किया, अटैकर के हम फ़ोन नंबर्स, उनकी लाइव लोकेशन, उनके एड्रेसेस सब कुछ हम निकाल लेते हैं और वहाँ जाके उसको जो है पकड़ लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रोफेसर साहब। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जिसने अटैक किया उसके सभी हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर उसको वहाँ धर दबोचते हैं। तो ऐसे कितने केसेस में आप कर पाए, कितनी मर्तबा आप ये कर पाए कि किसी को धर दबोचा हो आपने? देखिए, अब मेरी बात करिए तो हमने तो 1000 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा। अच्छा। सक्सेसफुल ऑपरेशन हम लोगों ने किए। ये तो देखिए डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है, मैन पावर कितना है और रिसोर्स कितना है अवेलेबल। अगर हमारे पास सब कुछ है, टाइम भी है, मैन पावर भी है और रिसोर्स भी है आने जाने का, तो टेक्नोलॉजी इतना सपोर्ट करती है कि आप कोई भी केस क्रैक कर सकते हैं। मैं जितने भी साइबर अपराधी हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जितना भी वो स्मार्ट बन लें, तमाम सबूत इस तरह के डिजिटल एविडेंसेस रहते हैं जो हम रिकवर करके उन तक पहुंच जाएंगे। और होता भी है, आपने देखा होगा, रोज ही आप फ्रंट पेज स्टोरी रहती है कि मुंबई पुलिस ने ये किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये किया, उत्तराखंड पुलिस ने ये अरेस्ट किया। तो सिर्फ संसाधन की बात है कि अगर मेरे पास टाइम है, क्योंकि इतनी ढेर सारी संख्या में साइबर क्राइम के केसेज हो रहे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले 3 साल में, मेरे रिजाइन करने से पहले पिछले 3 साल में करीब 3.5 लाख 4 लाख केसेज आए थे। तो न तो हमारे पास उतने स्किल्ड मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर होना चाहिए जो साइबर टेक्नोलॉजी को समझते हो,
जो फॉरेंसिक को समझते हो। और केवल साइबर फॉरेंसिक नहीं, साइबर फॉरेंसिक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आपको टूल्स की भी समझ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए, नेटवर्क की भी समझ होनी चाहिए, टेलीकॉम का पूरा इंफ्रा कैसे काम करता है समझ होनी चाहिए, पेमेंट बैंक कैसे ऑपरेट करता है ये भी होना चाहिए, बिटकॉइन कैसे ऑपरेट करता है, कैसे जाता है, एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं। तो ये एक तरह का साइंस है। अगर आप पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट को अगर इसकी समझ है ये सारे सिस्टम की, तो मेरा मानना है कि 100% आप हर केस को क्रैक कर सकते यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न उपजा है, और वो ये कि जब हम अखबार में देखते हैं या टीवी में भी देखते हैं, तो जितने भी ये क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये बहुत ही ऐसे लगता है जैसे गांव खेड़ा के हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। बिल्कुल ही इनके पास टूल्स भी ऐसे होते हैं जैसे कि कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप से काम कर रहे हैं। तो आपने तो इनको परखा, इनको जांचा भी है, इनके माइंडसेट को पढ़ा भी है। आप क्या समझते हैं कि ये इतनी स्किल कहां से लेके आ पाए? देखिए, दो तरह के अपराधी हैं। एक तो बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे अगर कोई मॉलवेयर बना रहा हो तो मॉलवेयर की कोडिंग साधारण आदमी तो नहीं कर पाएगा। और न वो जो आप मेवाती और जो आप जामतारा वाले लोगों की बात कर रहे हैं उनके पास इतनी समझ है नहीं। रैंसमवेयर अटैक किसी को करना हो तो रैंसमवेयर क्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, भेजना, इन्फेक्शन कराना, और उसके बाद पूरा, तो ये तो ऑर्गेनाइज गैंग है। और ये जो वाकई हैकर्स हैं, जो स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो करते हैं। दूसरा जो गैंग है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो ज्यादा तादाद में है, वो करीब 90% वही है। वो क्या काम करते हैं कि वो जो बने बनाए टूल्स हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं। उनको कंप्यूटर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, उनको कोडिंग करने की जरूरत नहीं। वो ढेर सारे फ्री में टूल्स मिलते हैं, उसी टूल्स का इस्तेमाल करके वो क्राइम कर लेते हैं। और बातचीत करने में आम भाषा होती है उनकी, और कोई ना कोई आपको लालच देते हैं या डराते हैं कि देखिए आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, आपका बिजली का कनेक्शन आप काट दिया जाएगा, अदरवाइज या फिर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप तुरंत इमीडिएटली वो रिचार्ज कराइए वरना आपका बिजली। और वो क्या काम करते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से आपको कोई क्यूआर कोड भेजेंगे, उसे पैसा ले लेंगे, या डरा धमका के आपका डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का डिटेल लेकर के पैसा ले लेंगे। ये उस तरह के अपराधी ये। और इसमें बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा गांव के बच्चे आजकल स्मार्ट हो गए हैं, वो मोबाइल यूज करना जानते हैं और मोबाइल से ही सारा वो काम कर ले रहे हैं। और आपको जो एक लालच देते हैं, ग्रीड, कि भाई आप ये पैसा लगाइए और देखिए आपको पैसा भी मिलेगा। शुरू में 200-400 आपको बेनिफिट भी दिखाते हैं, बकायदे वो डैशबोर्ड बना रहता है, आपको रिटर्न भी दिखता है। शुरू में डरा देते हैं, आपको डर भी जाते हैं। आप सोचते हैं अरे बिजली कट जाएगी, मैं अकेले बुढ़ा आदमी, यहाँ रात में 12 बजे मेरी बिजली कट जाएगी तो मैं क्या करूं, बताओ। कोई ऑनलाइन कोई दो, बताओ कैसे हम पैसा दें। वो आपको एक क्यूआर कोड भेजता है और आप फंस जाते हैं। तो इस तरह से जिसको सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, उसमें बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन चाहिए, थोड़ी सी समझ चाहिए, और वो आपको बरगला करके और शिकार बना लेते हैं। ये है। मैं प्रोफेसर साहब यहाँ पर इस मोड पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, पर इसको और इंटरेस्टिंग कर देना चाहता हूँ क्योंकि आपकी कंपनी का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्यूचर क्राइम्स। अब फ्यूचर क्राइम्स में आप क्या कर रहे हैं और क्या इरादा रखते हैं करने का, सर? देखिए, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे सामने, पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं। नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम नहीं जानते, हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और आप आम दिन आप हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या लोगों के वार्तालाप में भी सुनते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स बड़े स्मार्ट हैं और वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारी कंपनी है फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, वो IIT कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो नोएडा में ही है। और वहां पे ये इनक्यूबेटेड है, और IIT के साथ मिलकर के जो भविष्य में होने वाले क्राइम है या भविष्य में जो अपराध होने वाले हैं उसको हम प्रेडिक्ट कैसे करें, या जो क्राइम हो रहा है, ये क्राइम हो रहा है, इसको हम डिटेक्ट कैसे करें, हम क्रिमिनल्स तक कैसे पहुंचे। ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की जरूरत, डोमेन की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने क्या, हर डोमेन के लोगों को लेकर के, जैसे कुछ लीगल बैकग्राउंड के हैं, कुछ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, कुछ बड़े कोडर्स हैं, किसी को डोमेन की बहुत अच्छी जानकारी है, किसी को बैंकिंग इंडस्ट्री की जानकारी है, किसी को पेमेंट गेटवे की जानकारी है, किसी को नेटवर्क की जानकारी है, किसी को फॉरेंसिक की जानकारी है। तो हमने एक इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप बनाया है जिसमें हर डोमेन के लोग हैं, एक टीम बना करके वो बाकायदे हर क्राइम पे हम रिसर्च करते हैं। और रिसर्च ही नहीं करते, हम एडवाइजरी भी जारी करते हैं
हम लोगों ने सर्वे भी जारी किया था। तो इस तरह से ये काम जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आईआईटी की मदद से हम इस पे रिसर्च काम कर रहे हैं। जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने प्रोफेसर साहब से पूछने के लिए आया है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछूं कि प्रोफेसर साहब ने तो अपने लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्रुप क्रिएट कर लिया, तो आप प्रोफेसर साहब के इस ग्रुप के अंदर किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? देखिए, इनके ग्रुप में हम अपनी जो है कंप्लायंसेस सर्विसेज हम दे सकते हैं। जैसे कि हम साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंसेस हम कर रहे हैं, तो जिसमें कि नॉर्मल लोगों को, कंपनीज को ज़रूरत पड़ती है कि अपनी कंपनी में किस तरह से प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो हम उस तरह की सर्विस दे सकते हैं। हम अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीमिंग के जो एक्सपर्ट हैं हम, जो कि अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए कि हैकिंग एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, जो कि हम हैक करके ये देखते हैं कि कंपनीज कहाँ पर वीक पॉइंट है कंपनीज का। और इवन जो प्रोफेसर साहब अपने सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, हम उनको भी चेक कर सकते हैं कि वो कितने सक्षम है, और वहाँ उनके ऊपर भी कहीं हैकिंग अटैक तो नहीं। इसमें हम उन जो कि एडवांस टूल्स पे काम कर सकते हैं, तो हम अपनी भी एक्सपर्टीज उस पे डाल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, आपके पास तो बहुत अच्छी फोरसाइट है इस मामले में। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, देखिए आपका एक टीम मेंबर मैंने यहीं पे तैयार कर दिया आपके लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो ये था कि अभी हम फ्यूचर क्राइम्स की बात कर रहे हैं, और हमारे दरवाजे पे ठीक खड़ा है डीप फेक। डीप फेक की ऐसी, जैसी मुझे इंफॉर्मेशन मिली, कि डीप फेक का अभी तक कोई ऐसा तोड़ पुख्ता नहीं निकल पाया है। क्या आपकी टीम इसके ऊपर काम कर रही है तो क्या कर रही है? बिल्कुल, बल्कि हमारे करीब 10 रिसर्चर से आज ही करीब 1.5 घंटे हम लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत को गाइड किया हम लोगों ने। देखिए, डीप फेक बहुत बड़ा चैलेंज है, और डीप फेक वही है एआई का इस्तेमाल करके आपके वीडियो, फोटो, आपकी आवाज को जो है ये चेंज कर दे रहे हैं, और वो लगेगा कि आप ही हैं, लेकिन वो आप नहीं है। तो ये मैं आपको कुछ बता दूं कि कुछ फ्री के भी टूल्स आ रहे हैं, जिसमें वो वीडियो ऑडियो अगर रन कराएंगे तो वो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, 60% है, 70% है, और कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें रिसर्च कर रही हैं, और कुछ कमर्शियल प्रोप्राइटरी टूल्स भी हैं जो काफी इफेक्टिव है, लेकिन वो 90%, 92% एक्यूरेसी दे रहे हैं। अब हम लोगों का आईआईटी के साथ मिलकर के इस पे क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट ऐसा बनाएं जिसमें किसी भी डीप फेक को रन कराइए तो 100% आपकी एक्यूरेसी हो, 100%, और उसको लीगल सैंक्टिटी भी मिले कोर्ट में। अभी ये जो टूल्स हैं इसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी टूल को बनाइए और उसको ऑथेंटिकेट कराइए, गवर्नमेंट से वैलिडेट कराइए, और भी आईआईटी जैसे संस्थान से करवाएंगे, तो निश्चित रूप से उसकी वैलिडिटी प्रूव होगी और कोर्ट भी रिलाय करेगा। तो इस तरह से अभी भी देखिए ढेर सारी कंपनियां डीप फेक डिटेक्ट करने के लिए ढेर सारे टूल्स बना रही हैं, और क्योंकि अभी अभी ये आया है, कहीं पिछले 1 साल से ये चैलेंज आए हैं, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे, और वैसा टूल बनाने में सफल होंगे जो 100% डिटेक्ट कर लेगा डीप फेक को, चाहे ऑडियो हो, सिंथेटिक वीडियो हो या फोटो हो, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। सो इस समय आपका फोकस किस तरीके से है, किस जगह पे है, इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट के ऊपर है? क्योंकि जो रिसर्च आपकी चल रही है वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही में इंडस्ट्री इस समय बहुत सफर कर रही है, बिकॉज रैंसमवेयर अटैक्स बहुत बढ़ चुके हैं, डेटा जो है बहुत चोरी हो जाता है। तो इस समय आप किस तरीके से अपने आप को एंगेज रख रहे हैं? देखिए, रैंसमवेयर अटैक की आपने बात की, तो जो ये साइबर अटैक है, रैंसमवेयर भी उसमें है। जो साइबर अटैक है उससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि जो साइबर सिक्योरिटी के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हमको फॉलो जरूर करना है, और बेसिक जो फ्रेमवर्क है, जो इस दुनिया में जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, वो है ISO 27001। उसके 150 अबाउट लगभग 150 काउंटर मेजर्स होते हैं। तो अगर हम यही देखते हैं, जैसे आपके जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने बताया कि हम BAPT करेंगे और हम आपके सिस्टम को या आपके एप्लीकेशन को सिक्योर करेंगे, तो वो वही काउंटर मेजर्स हैं, 150 काउंटर मेजर्स अगर आप लगा देंगे तो आप कुछ हद तक क्या, बहुत ही कम चांसेस है कि आप साइबर अटैक के शिकार होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हम साइबर सिक्योरिटी को अपने बिजनेस में कोई प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं।
हम केवल बिजनेस पे फोकस करते हैं। हम सोचते हैं हमारा मार्केटिंग नेटवर्क जबरदस्त बने, हम ये सोचते हैं कि हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो, लेकिन हम कभी ये बैठ करके बोर्ड में ये नहीं डिस्कस करते कि हमारा डिजिटल थ्रेट्स आज की डेट में है क्या, और डिजिटल थ्रेट्स को कम करने के लिए और लड़ने के लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, क्या हमने जो जो दुनिया के मशहूर स्टैंडर्ड्स हैं, फ्रेमवर्क हैं, क्या उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैं तो जब भी किसी कारपोरेट में जाता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर पेमेंट प्रोसेसर है तो क्या आप PCI DSS को फॉलो करते हैं, क्या ISO 27001 के इतने काउंटर मेजर्स हैं, 150 मेजर्स में, क्या आपने इसको फॉलो किया, क्या आपने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी, साइबर अवेयरनेस क्रिएट किया अपने में, उनको एक ट्रेनिंग दी कि नहीं दी। तो इन सब सारी चीजों पे हम लोग, और उसकी ऑडिट भी बाकायदे करते हैं, उसका आप ऑडिट भी कर सकते हैं, जो जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट। तो अगर आप ऑडिट कर लेंगे और ऑडिट में जो गैप है उस गैप को पूरा करने के लिए काउंटर मेजर्स भी लगा देंगे, तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे। कारपोरेट या हम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अगर हम सुरक्षा का उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे, ये मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आप तो इसमें बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं। मैं जानता हूं आप कितनी बार तो इसी प्लेटफॉर्म पे ISO 27001 का जिक्र कर चुके हैं और उसके अहमियत क्या है उसकी बातें कर चुके हैं। कितना मुश्किल है आज की डेट के अंदर कॉर्पोरेट्स या ऑर्गेनाइजेशंस को समझाना कि वो इन कंप्लायंसेस को अडॉप्ट करें? हाँ, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये कंपनी में जाते हैं, ये अवेयर करते हैं कंपनीज को, तो देखिए ये डिपेंड करता है हायर मैनेजमेंट के ऊपर कि उनकी आउटलुक क्या है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। आप तो बहुत सी कंपनीज को ट्रेन भी कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम ट्रेन करने जाते हैं, कई कंपनीज तो हमें बहुत एक्टिव लगती हैं, जहाँ की हायर मैनेजमेंट बहुत ही एक्टिव होती है और वो आगे बढ़कर उसको जो है एक्सेप्ट करती हैं और अपने नीचे जो टीम है उनको भी कहती हैं कि हाँ यू शुड गो फॉर द ट्रेनिंग। और जब हायर मैनेजमेंट से ये आता है कि आपको आना है ट्रेनिंग में, अदरवाइज आपका जो है ये KRA में जो है आपके जो आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें हिंड्रेंस होगी, या अगर आप नहीं आते तो आपका जब वो होगा अप्रेजल होगा उसको ये इफेक्ट कर सकता है। तो वो हर कोई आता है फिर, जी, राइट। अगर हायर मैनेजमेंट एक्टिव ही नहीं है तो फिर कोई आएगा भी नहीं। अगर ऐसे जो मैंने अभी बताया पॉलिसी में ऐसी स्ट्रिक्ट प्रावधान डाले जाएंगे कि हाँ आपको आना है, तभी एम्प्लॉयज उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं तो वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत खूब कहा दोस्तों कि हायर ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना, इनफैक्ट हायर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हायर एम्प्लॉय जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी एडमिन भी बहुत सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अगर एक झटके के अंदर ही सब कुछ कमाया हुआ निकल जाए तो कैसा लगेगा। डिजिटल थ्रेफ्ट्स जो है वो यही करते हैं, डिजिटल थ्रेट्स जो हैं वो इसी बात के हैं। मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब आपका। आपने समय निकाला, हमारे को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से नवाजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह से मिलने के लिए यदि आप उत्सुक हैं तो ये नंबर्स उनके मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उनसे मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर धाम हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं हर तरीके से साइबर थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके नंबर्स हम समय समय पर यहाँ फ्लैश करते हैं, यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। क्लाउड एक्सेस एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां रखकर अपना डेटा आप बिल्कुल सिक्योर महसूस कर सकते हैं। डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप और डेटा के थेफ्ट्स की प्रोटेक्शन का पूरा इलाज इस क्लाउड एक्सेस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलेगा। इनसे जुड़ने के लिए यदि आप चाहते हैं नंबर्स इनके, तो यहां पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, हम इस सीरीज को और आगे ले जाना चाहते हैं, यदि आपका साथ रहेगा तो हम ऐसा कर पाएंगे। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर। यदि आपके पास कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हमसे शेयर करने के लिए, तो इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे को आप बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, यूं ही देखते रहिए टेक टॉक्स। धन्यवाद।